बीएससी पार्ट 2 के इस चौथे लेक्चर में मैं डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता आज आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किसी एटम में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैसे डेवलप होती है। तो एवरी एटम बिहेव लाइक एज ए टाइनी मैग्नेट। हर एक परमाणु एक छोटे चुंबक की भांति कार्य करता है और इसके पीछे दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पहली है उसकी ऑर्बिटल मोशन या कक्षीय गति, जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है और जिससे जो टॉर्क डेवलप होता है वह ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के नाम से कहलाता है। दूसरी रेस्पॉन्सिबल प्रॉपर्टी जो उसका वो है रीज़न, वो है आपका स्पिन मोशन या चक्रण गति, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तो गति करता है ऑर्बिटल मोशन में, लेकिन उसके साथ साथ अपने एक्सिस पर घूमता है। जैसे कि आप देखते हैं लट्टू है, ये आपका एक टॉप है, स्पिन टॉप जिसको बोलते हैं, अपनी धरती है, अर्थ है, वो सूर्य के चक्कर लगाती है और अपने एक्सिस पर घूमती है। इसी तरह से जो एटम है, वो एटम अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है, जिससे कि उसका जो मोमेंट है वो यहाँ पर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहलाता है। तो जब किसी मॉलिक्यूल पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वह मॉलिक्यूल, चूँकि वह एटम से बना है, वह इंटरेक्शन करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और इसमें जो हमारी जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, वह मेटल्स तीन तरह से मैग्नेटिक बिहेवियर शो करती हैं। एक तरह का बिहेवियर है जिसको हम लोग डाईमैग्नेटिज्म बोलते हैं या प्रतिचुंबकत्व बोलते हैं। तो यदि किसी मेटल को, यदि हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो वह जब रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो वह जो एटम है वह एक वीक रिपल्सिव फोर्स का अपने ऊपर महसूस करता है, वीक रिपल्सिव फोर्स। और इस वजह से इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो चुंबक से बाहर जाने का प्रयास करती हैं। और इसके पीछे जो वजह है कि क्यों ये है वीक रिपल्सिव फोर्स का कारण है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि डायमैग्नेटिज्म का जो मेन रीज़न है वो है द ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर पेयर। सभी इलेक्ट्रॉनों का युग्मित होना है। युग्मित होने के कारण एक कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे के द्वारा उत्पन्न चक्रण से चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर दें, क्योंकि एक क्लॉकवाइज में और एक एंटी क्लॉकवाइज में तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड जो आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, उसका जो काउंटर है वो 0 हो जाता है। और प्रतिचुंबकत्व के साथ एक चीज़ है कि ये न तो ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और न ही यह है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर एक्सटर्नल फील्ड कितना लगा रखा है, लेकिन यह चुंबकीय प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर यह डिपेंड करता है। दूसरी तरह की हमारी प्रॉपर्टी जो वह है पैरामैग्नेटिज्म या अनुचुंबकत्व। यह इससे डिफरेंट है कि यदि हम किसी मेटल को या उसके कंपाउंड को हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो अंदर की ओर आने का प्रयास करती हैं, या जो मॉलिक्यूल है वह वीक अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करता है। फिर जो डायमैग्नेटिज्म था उसमें
वीक रिपल्सिव फोर्स था और यहाँ पर वीक अट्रैक्टिव फोर्स है। और इसके पीछे वजह है इसका, इस प्रकार का गुणधर्म उन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। उसमें तो आपने देखा कि युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, लेकिन इसमें है हमारे पास कि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ वालों में ये प्रॉपर्टी होती है। इस प्रकार इनमें कुछ निश्चित मात्रा में चुंबकीय आघूर्ण होता है जिससे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होता है। और यहाँ पर जो पैरामैग्नेटिज्म है वह ताप और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, जबकि जो डायमैग्नेटिज्म था वहाँ पर ताप और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से ही उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तीसरी तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर जो शो करते हैं, जो हमारे पास हमारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के कंपाउंड्स हैं, वो है फेरोमैग्नेटिज्म या लोह चुंबकत्व। अब यह किस तरह से डिफरेंट है ये अपन देखेंगे कि कंपाउंड्स को हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा। एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर वह प्रबल आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। देखिए, लोह चुंबकत्व में प्रबल आकर्षण बल और आपके अनुचुंबकत्व में दुर्बल आकर्षण बल और पैरामैग्नेटिज्म में दुर्बल प्रतिकर्षण बल। तो पहली चीज़ तो है कि प्रबल आकर्षण बल का अनुभव करते हैं और इसकी वजह से इनमें एक स्थायी चुंबकत्व डेवलप हो जाता है। लेकिन यह जो गुणधर्म है यह कुछ ही कंपाउंड्स या कुछ ही मेटल्स द्वारा शो किया जाता है, जैसे कि आयरन। अतः इसको हम, आयरन का नाम फेरस होने की वजह से इसको फेरो चुंबकत्व कहते हैं और ये पदार्थ फेरो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स रियलाइज करते हैं? तो इसका वजह है, पहली वजह तो जैसे कि पैरामैग्नेटिज्म में वो है ही कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण अधिकांश पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, ये अपन ने पहले देख लिया है कि अधिकतर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण अधिकांश पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं, परंतु कुछ पदार्थों जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल जो कि ग्रुप 8 के हैं में लोह चुंबकत्व पाया जाता है। किसी पदार्थ में फेरो चुंबकत्व के लिए उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के अलावा निम्न शर्तों का पालन होना अनिवार्य है। तो पैरामैग्नेटिज्म के साथ साथ, पैरामैग्नेटिज्म में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और लोह चुंबकत्व में भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके साथ हमें एडिशनल कंडीशंस भी वह और फुलफिल करना चाहिए। ऐसी 3 कंडीशंस हैं हमारे पास। पहली कंडीशन है जो हमारे एनर्जी बैंड्स हैं, ऊर्जा बंध हैं, बैंड हैं, वो बहुत नैरो होने चाहिए, अर्थात उनका एनर्जी गैप कम होना चाहिए और परमाणु परस्पर इतनी दूरी पर ही हों कि परमाणुीय कक्षक परस्पर अतिव्यापन द्वारा आंशिक सहसंयोजक बंध का निर्माण कर सकें। तो पहली चीज़ तो यही है कि आपके पास एनर्जी जो गैप है डिफरेंट एनर्जीज में वह काफ़ी कम होनी चाहिए। दूसरा है, 2 इलेक्ट्रॉनों के अंतर परिवर्तन से संबद्ध ऊर्जा को हम एक्सचेंज इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन आपस में एक 3D से 4s में, 4s से 3D में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज इंटीग्रल। लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए यह धनात्मक होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? पैरामैग्नेटिक कंपाउंड सब्सटेंसेस के लिए पॉजिटिव होनी चाहिए और यह तभी संभव होता है जबकि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल इलेक्ट्रॉन नाभिक आकर्षण बल से अधिक हो जाता है, अर्थात रिपल्सिव फोर्स इज मोर डोमिनेंट देन द अट्रैक्टिव फोर्स। और तीसरा है आपके पास कि परमाणु परस्पर अधिक दूर नहीं होने चाहिए। अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, परंतु कुछ लोह चुंबकत्व दर्शाते हैं। इसका कारण इनमें पर्याप्त संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो हैं ही, उसके साथ साथ उपयुक्त परमाणुीय आकार और परमाणुओं के मध्य उपयुक्त दूरी होती है। अब हम लोग कैसे चुंबकीय आघूर्ण को मेजर करते हैं? तो चुंबकीय आघूर्ण को मेजर करने के लिए हमारे पास गॉय साइंटिस्ट ने एक गॉय बैलेंस तैयार की और गॉय साइंटिस्ट के द्वारा जो गॉय बैलेंस से मेजर करके
जिस विधि से हम लोग चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं उसको हम गॉय मेथड के नाम से जानते हैं। तो इसमें गॉय तुला का प्रयोग करते हैं, जो उसने गॉय बैलेंस बनाई, और उसमें हम लोग उसकी सहायता से चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं। तो इसमें कैसे पता लगाते हैं? इसके लिए गॉय तुला में पदार्थ की विशेष मात्रा को तोल लिया जाता है। पहले मान सपोज कीजिए आपको 10 मिलीग्राम अपने अपने सब्सटेंस को तोला, और उसके बाद उस पर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, और उसके बाद हम मेज़र करते हैं कि जो पदार्थ का भार है 10 मिलीग्राम से कितना उसमें डिफरेंस आया है। तो यदि आपके पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ हुआ तो पदार्थ के भार में कमी आ जाएगी। 10 मिलीग्राम सपोज करो, 10 मिलीग्राम से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 9.8 9.6 ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्सेस। और यदि अनुचुंबकीय पदार्थ हुआ तो पदार्थ के भार में वृद्धि हो जाएगी ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ये चीज़ें हैं, हम लोग इसको एक रफ मेजर कर सकते हैं। पदार्थ के भार में हुए परिवर्तन की सहायता से पदार्थों के चुंबकीय आघूर्ण की गणना भी की जा सकती है। न केवल हम पता लगाते हैं कि ये अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, बल्कि इसके कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को पदार्थ के परमाणु या आयन में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की सहायता से निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। आप स्कूल स्तर पर पढ़ चुके हो, म्यू एस इज इक्वल टू रूट एन इंटू एन प्लस टू। यहाँ म्यू एस है हमारे पास यदि हमें चक्रणीय चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द सब्सटेंस सामान्यतः। और जो म्यू एस है इसके मात्रक आपके बोर मैग्नेटॉन होते हैं। सामान्यतः चुंबकीय आघूर्ण में प्रेक्षित मान जो आपके कैलकुलेटेड वैल्यू है, और सॉरी ऑब्जर्व वैल्यू है और कैलकुलेटेड वैल्यू है, उनमें समानताएं होती हैं। किंतु एक एग्जांपल हमारे पास है जिसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है K4FeCN6, इसमें Fe+2 में है, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में है, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या Fe+2 में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए जो फार्मूला 4 × 6 24 रूट 24 अराउंड म्यू एस इज इक्वल टू 4.9 pm आता है। किंतु यौगिक प्रतिचुंबकत्व की भांति कार्य करता है, मतलब म्यू एस की वैल्यू 0 हो जाती है। म्यू एस आना चाहिए 4.9, लेकिन म्यू एस कितना आ रहा है 0, क्योंकि इसमें डी इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये एग्जाम्पल हमारा एक इस तरह का एग्जाम्पल है जिसमें कि जो ऑब्जर्व वैल्यू है और कैलकुलेटेड वैल्यू है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आता है। तो ये सारी चीज़ें आज के लिए थी जिसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट देखा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखी, तीनों तरह के मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बारे में बात की। कैसे किस वजह से बनते हैं ये, क्या कारण है इसका, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, किससे इफेक्ट होते हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। इसके साथ साथ हमने यह भी देखा कि हमारे पास जो हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को, और आज हम लोग यही देखेंगे। और कल के लेक्चर में हम लोग जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रेजिस्टेंस सीरीज़ की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।